सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए ट्रेड में मैकेनिक डीजल आप में से कई सारे छात्रों को लगातार परेशान करता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे छात्र तो इसका सिलेबस ही नहीं जान रहे होते हैं और बहुत सारे छात्र अगर कहीं से पढ़ भी रहे होते हैं तो बाद में उनको पता चलता है कि जो हमें पढ़ना चाहिए वो तो हमें पढ़ा ही नहीं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग कंप्लीट सिलेबस की चर्चा करेंगे जो आप सबों को आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए पढ़ना चाहिए अगर आपका ट्रेड मैकेनिक डीजल या डीजल मैकेनिक है तो। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है थंबनेल से ही कि जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मैकेनिक डीजल के लिए बात करने वाले हैं। और नो डाउट आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हमने मैकेनिक डीजल से आईटीआई करा है तो एएलपी सीबीटी 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सर डीजल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एएलपी एग्जाम में जो 75 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में मिलेंगे देखने को, सीबीटी 2 के पार्ट बी में, उसमें जो 75 क्वेश्चन डीजल मैकेनिक से पूछे जाएंगे या मैकेनिक डीजल से पूछे जाएंगे उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। मेरे मित्र, बिल्कुल सिलेबस की चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपने मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई करा है तो आपको इसके बारे में तो एक बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहला चीज जो हम आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो ये कि जो आपका मैकेनिक डीजल ट्रेड है इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? पहला, इसका एडमिशन प्रोसीजर। हालांकि एडमिशन प्रोसीजर का चर्चा करना हमारा कर्तव्य नहीं है, आपने कर रखा है, लेकिन फिर भी आपके मतलब कह सकते हो कि संपूर्ण नॉलेज के लिए चीजों को जानना बेहद जरूरी है। साथ में जो मैकेनिक डीजल है इसका सिलेबस क्या होता है, साथ ही साथ इस ट्रेड का इंपॉर्टेंस महत्व क्या है, और फिर इस ट्रेड का स्कोप क्या होता है, और साथ ही जो आप मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो आपकी कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है। पहले हम लोग इस 5 बिंदुओं पर डिस्कशन कर लेते हैं। आप सभी कहेंगे गुरुजी एडमिशन के बारे में नहीं बताओ तो बेहतर है। हम सबों को मालूम है कि अगर हम 10th पास हैं तो या तो हम गवर्नमेंट आईटीआई से कर सकते हैं या फिर हम प्राइवेट आईटीआई से मैकेनिक डीजल का कोर्स कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। अब पहला चीज जो आप सबों को जानना चाहिए वो ये कि आपके मैकेनिक डीजल का जो सिलेबस है वो क्या होता है। आप सभी ने ट्रेड कर रखा है तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि प्रत्येक सप्ताह 40 घंटे की क्लास होनी है और सिलेबस के रूप में आपका जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट है उसमें आप क्या क्या पढ़ते हो। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी सिलेबस के रूप में सबसे पहले तो हम लोग प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उस पर आप फोकस करते हैं। फिर मेरे मित्र आप किस पे चर्चा करते हो? आप सभी कहते हैं कि सर जो हमारा ट्रेड थ्योरी है और साथ ही साथ जो हमारा इंप्लॉयबिलिटी स्किल होती है, इंप्लॉयबिलिटी स्किल यानी कि अगर आप सर डीजल ट्रेड से आपने आईटीआई करा है तो आपका जो स्किल है वो तो अप होना चाहिए। तो आप सिलेबस के रूप में जो आप डीजल ट्रेड में क्लासेस करते हैं, चीजों को सीखते हैं, उसमें आप प्रैक्टिकल के रूप में चीजों को अरेंज करते हैं। फिर थ्योरी और इंप्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना होता है और इसके बाद मेरे मित्र आपको क्या पढ़ना होता है? तो इसके बाद आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और साथ में ध्यान रखना कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना होता है। तो ये जो आपका मुख्य रूप से 4 चीजें हैं ये आपके सिलेबस में शामिल होता है। अगर आपने आईटीआई में कोर्स करा होगा, क्लासेस किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो आपके सिलेबस हैं वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है जिसमें आपको प्रैक्टिकल भी करने हैं चीजों का, थ्योरी प्लस इंप्लॉयबिलिटी स्किल पे भी फोकस करना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करने हैं। ये 3 चीजें आपको करनी होती है। अब आप सबों को मालूम है कि प्रत्येक सप्ताह 40 घंटे की क्लास चलती है, तो उस 40 घंटे में समय कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो आप सभी कहते हैं सर समय का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से है कि प्रैक्टिकल के लिए हमें सबसे ज्यादा समय मिलता है 25 आवर का, मतलब पर वीक जो आपका 40 घंटे का क्लास चलता है उसमें प्रैक्टिकल के लिए आपको कितना समय दिया जाता है? सर आपका 40 घंटा में से 25 घंटा प्रैक्टिकल के लिए दिया जाता है। अब साथ में ये जो थ्योरी वाले पोर्शन है इसके लिए सर 7 घंटे की समय निर्धारित होती है और 25 और 7 कितना हुआ? 32। बच कितने जाते हैं आपके? सर 8 घंटा बच जाता है। प्रत्येक वीक की मैं बात कर रहा हूं। जब आपने कोर्स किया होगा तो इस चीज को जरूर समझे होंगे कि सर जो हमारा सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल हमें पर वीक 25 घंटा करने को दिया जाता है, थ्योरी 7 घंटा, इंप्लॉयबिलिटी स्किल जो है इस पे आपका 4 आवर का फोकस होता है और वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपका
2 घंटे का, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो प्रत्येक सप्ताह जो आपको सिलेबस कराई जाती है वो कुछ इसी तरीके से 25 7 32, 4 36 और 4 इधर 40। आप कहेंगे चलो इसको तो हमने समझ लिया कि सर ये हमारा सिलेबस है और हम चूंकि करके आए हैं तो हम कहीं ना कहीं इससे रूबरू हैं। अच्छा, जो प्राइवेट से किए होंगे कि सर जी हमने एडमिशन ले लिया और हम तैयारी कर रहे थे, तो आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि पर आवर 40 घंटे की आपकी क्लासेस चलते, सॉरी पर आवर नहीं, पर वीक आपकी 40 घंटे की क्लासेस चलती है, जिसमें 25 आवर प्रैक्टिकल, 7 आवर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे 4 आवर का समय दिया जाता है, 2 आवर का वर्कशॉप कैलकुलेशन और 2 आवर का इंजीनियरिंग ड्राइंग। नाउ द पॉइंट इज दैट सर इंपॉर्टेंस क्या होते हैं मैकेनिक डीजल के, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिक डीजल। अच्छा देखो, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, मैकेनिक डीजल मतलब डीजल इंजन के जो मैकेनिक होंगे, डीजल इंजन के जो मैकेनिक होंगे वो कहां से तैयार हो रहे होंगे, तो सर इस ट्रेड को करके तैयार हो रहे होंगे। किसी भी जो मैकेनिक डीजल के मैकेनिस्ट होते हैं उसका मेन कर्तव्य यही होता है कि जो डीजल इंजन है, जो डीजल इंजन है उसको सही तरीके से रखे, डीजल इंजन का रख रखाव सही तरीके से हो, डीजल इंजन अगर किसी भी तरीके से खराब हो गया है तो उसको वो ठीक करे, उसको वो संचालन में लाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी भी इंजन की बात करते हो तो वहां पे आपका मतलब कह सकते हो कि पूरा का पूरा नॉलेज दिखता है कि हाँ आप सर डीजल इंजन से पूरी तरीके से वाकिफ है और डीजल इंजन में आने वाली जो भी दोषें हैं उसको आप दूर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैकेनिक डीजल का इंपॉर्टेंस यही है। अगर आप इस ट्रेड को पूरे 1 साल करते हो, क्योंकि आपका एडमिशन 10th पास होना है, 10th पास के बाद होना है और 1 साल की इसकी कोर्स होती है, तो 1 साल अगर आप मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई करते हो तो आपके अंदर किस चीज का गुण आ जाता है, डीजल इंजन को ठीक करने वाले मैकेनिक का गुण आ जाता है। आपका महत्व वहां पे होगा जहां पे डीजल इंजन होंगे और डीजल इंजन में कोई खराबी आई, रख रखाव है, उसके दोष को दूर करना है, खराबी को दूर करना है, इन सब के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो दैट्स आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैकेनिक डीजल ट्रेड। ये क्या है सर, इंपॉर्टेंस है मैकेनिक डीजल ट्रेड के। मैं बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, चीजें को आप समझना, क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको तो मालूम होगा और बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे की मैक्सिमम परसेंटेज ऐसे होंगे कहेंगे गुरुजी ये चीज तो हमारे सिलेबस में हमको कभी बताया ही नहीं गया, लेकिन हकीकत आपका यही है। अब दूसरी बात कि सर स्कोप क्या होता है मैकेनिक डीजल ट्रेड से। जैसे कि आप क्रिकेट खेलोगे तो आईपीएल तक पहुंचोगे, टीम इंडिया तक पहुंचोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने डीजल मैकेनिक से ट्रेड से आईटीआई करा है तो आपका स्कोप क्या होगा। पहला चीज तो आपके सामने है और बहुत सारे छात्र नाउअडेज आज के समय में इसलिए भी इस 1 साल वाले कोर्स की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको क्या बनना होता है, असिस्टेंट लोको पायलट। तो पहला जो मेजर आपको इंप्लॉयमेंट दिखती है वो रेलवे सेक्टर में, डीजल में आप कहते हैं सर एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट हम बन सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने ट्रेड ढंग से पढ़ा है और आपके पास इंजन का पूरा ज्ञान है तो मेरे मित्र ऑब्वियस सी बात है कि आप मैकेनिक बनोगे और कहीं भी डीजल इंजन से संबंधित कार्य को करके कमा खा सकते हो। तो याद रखना कि जो आपका मतलब स्कोप है मैकेनिक डीजल का वो ना सिर्फ एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है। चूंकि आप सभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में एएलपी एक बहुत बेहतरीन पोस्ट माना जाता है, आप सभी का ड्रीम भी है, इसीलिए आप सर इस ट्रेड के बारे में अभी हमारे साथ रूबरू होकर के चीजों को समझ रहे हैं, वरना अगर एएलपी में नहीं होता तो आप नहीं समझते। तो केवल एएलपी ही डीजल मैकेनिक ट्रेड का स्कोप नहीं है, डीजल मैकेनिक ट्रेड का अन्य जगहों पे भी स्कोप है। वर्कशॉप में आपको चीजें देखने को मिलती है, कोई भी कार्यशाला होता है वहां पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पे आपकी उपयोगिता देखी जाती है। तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार के जॉब कर सकते हो। मैकेनिक डीजल से आपने ट्रेड करा है और आपको मालूम है कि किस में क्या चाहिए तो आप कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो। लेकिन बात किसकी हो रही है सर, बात हो रही है यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की। तो असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेबस क्या है बिल्कुल चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझो कि अगर आप डीजल मैकेनिक ट्रेड से हो तो केवल आप ये कह दो कि सर हमें डीजल इंजन को ठीक करने आता है, हमें उसे असेंबल करने आता है, इससे काम नहीं चलेगा। आपने अगर मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो आपको अपना कर्तव्य मालूम होना चाहिए, आपको अपना ड्यूटी मालूम होना चाहिए। कोई भी वैसा बंदा जो मैकेनिक डीजल से आईटीआई करता है उसके मुख्य रूप से 5 क्या होते हैं सर, कर्तव्य होते हैं, 5 कर्तव्य होते हैं। अच्छा, ये सारे कर्तव्य कहां अप्लाई होंगे, डीजल इंजन पे। अगर आपने मैकेनिक डीजल से सर आईटीआई करा है तो आपका जो पहला ड्यूटी है यानी कि जो आपका फर्स्ट ड्यूटी है वो क्या है, पहला है आपका मेंटेनेंस।
मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। आपको डीजल इंजन को बेहतरीन तरीके से रिपेयर करने आना चाहिए, आपको डीजल इंजन को बेहतरीन तरीके से रिपेयर करने आना चाहिए। सर उसका रख रखाव आप ढंग से करो, ये आपके अंदर गुण होनी चाहिए, क्योंकि आपने डीजल इंजन के बारे में पढ़ा है। तो भैया आप किसी भी डीजल इंजन का बेहतर रख रखाव और बेहतर उसका सर जो रिपेयरिंग है वो तो कर ही सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल। तो दैट्स आर द फर्स्ट ड्यूटीज ऑफ डीजल मैकेनिक ट्रेड। ये क्या है सर? पहला ड्यूटी है डीजल मैकेनिक ट्रेड की। दूसरा मेरे मित्र जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी है वो ये है डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग द डीजल इंजन। मतलब ये हुआ कि मेरे मित्र जो आपकी दूसरी ड्यूटी है, जो आपकी दूसरी ड्यूटी है वो क्या है? तो समझना ध्यान से, डिसमेंटलिंग। अच्छा, डिसमेंटलिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज मतलब पूरी तरीके से समायोजित है, उसके अलग अलग पार्ट पुर्जा उसमें पूरी तरीके से संयोजित है, आपने उसको क्या किया? पूरी तरीके से खोल दिया। तो जो आप खोलने की बात करते हो, किसी भी चीज को आप तोड़ने की बात करते हो, या किसी मशीन को उसके पार्ट पुर्जा को बार बार आप खोलने की बात करते हो, तो इसको हम लोग डिसमेंटलिंग कहते हैं। अब अगर आपको किसी मशीन को, किसी डीजल इंजन को खोलने आता है, तो आपको उसको जोड़ने भी आना चाहिए, यानी कि समायोजित करने भी आना चाहिए उसके पार्ट पुर्जा को। तो दूसरा ड्यूटीज है डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग, डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग ऑफ द डीजल इंजन। अब मेरे मित्र ये तो दूसरी ड्यूटी हुई। तीसरी ड्यूटी क्या होती है आपकी? आपको चलो ठीक है मेंटेनेंस और रिपेयर करने भी आता है, डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग भी आपको मालूम है। अब दूसरी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? सर दूसरी ड्यूटी है कि आपने जो डीजल इंजन में अलग अलग पार्ट लगाए, अलग अलग पुर्जा लगाए हैं, वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा देखो, हम लोग बचपन से ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी आर जस्ट लाइक फंक्शन एज अ मशीन। ह्यूमन बॉडी जो है वो किसके तरह कार्य करता है? आप कहते हो मशीन की तरह कार्य करता है। जिस तरह मशीन में आपको अलग अलग पार्ट पुर्जे दिखाई पड़ते हैं, ये सक्शन पाइप है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये केम शाफ्ट है, ये व्हील है, ये गियर है, ये चेन है, उसी तरीके से आपके बॉडी में भी अलग अलग अंग है। अब आपको मालूम है कि अगर हमें पढ़ाना है तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन एक होना चाहिए। हम मुंह से बोल रहे हैं, माइंड से सोच रहे होंगे तभी ना बोल रहे होंगे चिल्ला, तो माइंड और मुंह के बीच में सर कोऑर्डिनेशन सही हो रहा है, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब माइंड का हाथ के साथ भी कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब हमारे अंगों का जो ट्यूनिंग है वो सही बैठ रहा है, इसलिए आप हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं। तो मेरे मित्र कोई भी मशीन में आप पार्ट पुर्जा जोड़ रहे हो तो वो पार्ट पुर्जा ठीक ढंग से कार्य करे, इसको हम लोग ट्यूनिंग ऑफ द मशीन कहते हैं। और मेरे मित्र जो तीसरी महत्वपूर्ण ड्यूटी है आपकी वो क्या है? तो सर ट्यूनिंग का, यानी कि जो मशीनों में जो आप पार्ट पुर्जा लगाते हैं वो सही तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट्स आर द थर्ड मेन इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ, आप कहेंगे सर मैकेनिक डीजल। अब मेरे मित्र आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी चौथा कर्तव्य हमारा क्या होगा? चौथा कर्तव्य क्या होगा? अच्छा, आपको मेंटेनेंस करने भी आता है, रिपेयरिंग करने भी आता है, डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग भी आ रहा है, पार्ट पार्ट पुर्जा को खोल के ओकरा फिर से कसने भी आ रहा है, आपको प्रत्येक पार्ट पुर्जा के बीच में ट्यूनिंग भी बैठाने आ रहा है, ये सारी चीजें आपको आ रही है। तो मेरे मित्र आपको अगर बुलाएं हम कि आओ चिल्ला हमरा यहाँ एगो डीजल इंजन है वो कार्य नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप हमारे यहाँ आओगे और आने के साथ क्या रिंच से, स्पैनर से, प्लायर से तुम अपना काम शुरू कर दोगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, पहले तो गुरुजी हम टेढ़ा करके देखेंगे कि करने से गड़बड़ी है, स्टार्ट करके देखेंगे। तो जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो मेरे मित्र जब हम लोग उसको ट्रेड के भाषा में बात करते तो क्या कहते हैं? इंस्पेक्शन करना। क्या करना? इंस्पेक्शन करना। तो मेरे मित्र चौथा आपका जो महत्वपूर्ण ड्यूटी है वो क्या है? आप सभी याद रखना, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब आपको किसी मशीन का, खास करके डीजल इंजन का इंस्पेक्शन आना चाहिए। डीजल इंजन का क्या आना चाहिए? सर इंस्पेक्शन आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, ये आपका चौथा ड्यूटी है। अब मेरे मित्र जो पांचवा ड्यूटी है वो क्या है? अब देखो कि आपने मेंटेनेंस और रिपेयर परिपूर्ण दिखाया अपना कर्तव्य, गुरुजी हमको आता है, डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग आपको आता है, ट्यूनिंग आपको आता है, आपको इंस्पेक्शन करने बेहतर ढंग से आता है। तो मेरे मित्र आप जब इंस्पेक्शन किए तो संभव है कि कुछ पार्ट पुर्जे आपको घिसे हुए मिलेंगे, उसको तो ठीक करना भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। तो मेरे मित्र ओवरहॉलिंग और रिकंडीशनिंग, दैट्स आर द फिफ्थ ड्यूटीज ऑफ मैकेनिक डीजल ट्रेड।
मतलब अगर आपको कोई पार्ट पुर्जा ऐसा दिखे जो क्या है, आप कहेंगे सर खराब है, जो क्या है खराब है, तो आप सभी कहेंगे उसका ओवरहॉलिंग भी आना चाहिए। ठीक है, ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग, ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग, रिकंडीशनिंग, ये बात ध्यान में रखो, ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग। तो आपके पास टोटल कितने कर्तव्य हैं? आप सभी कहेंगे सर हमारे पास 5 कर्तव्य हैं। कौन कौन सा? मेंटेनेंस एंड रिपेयर, डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग, ट्यूनिंग, इंस्पेक्शन, ओवरहॉलिंग एंड रिकंडीशनिंग। ये आपके क्या हैं सर? 5 ड्यूटीज हैं, 5 कर्तव्य हैं। अब सवाल फिर से कि गुरुजी मैकेनिक डीजल तो हम समझ लिए, इस ट्रेड में हमें एक्चुअल में करना क्या है और हमें पढ़ना क्या है, और रेलवे हमारे अंदर क्या क्या देखेगी। सवाल यह है कि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में जो 75 सवाल पूछे जाएंगे उसमें चैप्टर कौन कौन सा होगा? तो मेरे मित्र, एज अ मैकेनिक आप यहां पे काम करोगे तो आप किसी इंजन को खोलोगे भी, डीजल इंजन को आप खोलोगे भी, लगाओगे भी, उसको ठीक भी करोगे, तो आपके पास सर जो औजार हैं उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा, जो डीजल इंजन प्रॉपर तरीके से वर्क करता है तो उसके मेन पार्ट्स क्या हैं और वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली आपके रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम में जो आपके नॉलेज की जांच की जाती है उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल होते हैं, कौन कौन से चैप्टर शामिल होते हैं? तो पहला ध्यान देना कि ट्रेड इंट्रोडक्शन। तो ट्रेड इंट्रोडक्शन तो आपने देख ही लिया कि क्या स्कोप है, क्या सिलेबस है आपका, साथ में सर ड्यूटीज क्या है। दूसरा, इंजन का इंट्रोडक्शन। इंजन अगर आपने किसी भी इंजन को देखा है तो उसका पूरा का पूरा जो मेन पार्ट्स है, जो चीजें हैं, वो आपको समझ में आनी चाहिए कि इंजन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होता है। तीसरा, इंजन ऑपरेशन, यानी कि कोई भी इंजन अगर कार्य कर रहा है तो उसके फंक्शन क्या है। चौथा, इंजन साइकिल एंड परफॉर्मेंस, इंजन साइकिल, इसको इंजन चक्र और परफॉर्मेंस कहते हैं। पांचवा आपका टॉपिक है क्लच। छठा है आपका गियर एंड गियर बॉक्स। फिर सातवां है प्रोपेलर शाफ्ट एंड यूनिवर्सल शाफ्ट। फिर है आठवां आपका डिफरेंशियल एंड रियर एक्सल। इसके आगे आप आएंगे तो आपको मिलेगा सस्पेंशन सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम एंड व्हील अलाइनमेंट, ब्रेक सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, व्हील टायर एंड ट्यूब, लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन कूलिंग सिस्टम, गॉज, ये भी पढ़ने हैं। ये सारे सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप द लॉजिकल साइंस पे डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के इस सिलेबस को ले लेना, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीजों को करना। फिर अगला है आपका सर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस, मार्किंग टूल्स, स्क्रू थ्रेड्स, कटिंग टूल्स, वेल्डिंग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। मेरे मित्र ये टोटल 23 चैप्टर हैं, और अगर आप इस 2300 चैप्टर के थ्योरी को बचे हुए समय में बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। और इसलिए मैंने थंबनेल पे यहां पे लिखा, इसीलिए मैंने यहां पे थंबनेल पे लिखा कि सर कंप्लीट सिलेबस की चर्चा करेंगे, 23 चैप्टर में मामला सेट हो जाएगा। आप में से जो छात्र परेशान होते हैं कि गुरुजी हम क्या पढ़ें, तो मेरे मित्र आपके लिए 23 चैप्टर है। अच्छा, ये जो सिलेबस तैयार किया गया है ऐसा नहीं है कि कहीं पे था मैंने उठा करके डाल दिया। जो भी आपके पीवाईक्यू के पैटर्न रहे हैं और जो आपका जो सिलेबस है डीजल ट्रेड का, जो सिलेबस है जो आपके कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है, वहां से चीजों को लिया गया है। हाँ, एक आध दो चैप्टर आपके ऐसे हैं जहां पे और आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन संभावनाएं ऐसे रहती है कि वो पढ़ते पढ़ते आपका क्लियर हो जाता है। जैसे कि आप अपने थ्योरी में पढ़ोगे तो आपको हैंड टूल पढ़ना होता है, उसी में मार्किंग टूल आ जाता है, कटिंग टूल आ जाता है, मेजरिंग टूल आ जाता है। तो यहाँ पे मेजरिंग टूल नहीं है, लेकिन मेजरिंग टूल से भी एक आध दो सवाल देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें जो आपको देखने को मिलती है वो कहां से मिलती है? तो सर इंजन ऑपरेशन, इंजन इंट्रोडक्शन, यहीं पे आपको इंजन ऑपरेशन में ही आपको अलग अलग मेन पार्ट्स जो इंजन के होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इंजन साइकिल, क्लच, गियर, प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है, डिफरेंशियल एंड रियर एक्सल, स्टीयरिंग सिस्टम एंड व्हील अलाइनमेंट, ब्रेक सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, इससे आपको ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। जबकि मेरे मित्र लिमिट, फिट, टॉलरेंस, मार्किंग टूल्स, स्क्रू थ्रेड्स, कटिंग टूल्स, वेल्डिंग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से आपको अमूमन कम सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपको सर फिटर में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है। डीजल में मेन आपको जो पढ़नी है वो चीजें आपका ये है, डीजल का जो मेन चीज है वो ये है, ये आपका 2 चैप्टर, शुरू के 2 चैप्टर, तो इसको जरूर आप सर पूरे थ्योरी कीजिए। ठीक है, मेरी सलाह अगर मानेंगे तो पहले तो आप कंप्लीट थ्योरी करिए क्योंकि आपके पास समय है, और थ्योरी अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मत पढ़िए,
अब बहुत ज्यादा बिना मतलब के भी फैक्ट रट रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके एग्जाम में जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, एक कस्टमाइज थ्योरी पढ़िए। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको 75 क्वेश्चंस में से 35% नंबर लाना है केवल क्वालिफाई होने के लिए। तो आपके नॉलेज की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगी, बाद बाकी तो आपको ट्रेनिंग में सिखाई दिया जाएगा। तो कंप्लीट थ्योरी कस्टमाइज तरीके से पढ़िए। साथ में मेरे मित्र आप पीवाईक्यू लगाइए और उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। अभी आप क्या कर रहे हैं, पहले टेस्ट खरीद ले रहे हैं, टेस्ट पहले देना शुरू कर दे रहे हैं, मामला यहीं पे फंस जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, आगे चीजें आप नहीं कर पाओगे। आपके पास अभी भी मोटा मोटी सर 2 मंथ का समय है, और 2 मंथ में कोई भी छात्र जो सिंसियर होगा वो चाहेगा तो इसके कंप्लीट थ्योरी सर, जो पीवाईक्यू है, टेस्ट है, ये सारी चीजें अरेंज कर सकता है। तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सर, थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, फिर पीवाईक्यू, उसके बाद टेस्ट। अगर मेरे मित्र आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके पूरे मैकेनिक डीजल का कोर्स करना चाहते हैं, पूरे मैकेनिक डीजल इस 2300 चैप्टर का थ्योरी पढ़ना चाहते हैं सर, जो पीवाईक्यू इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं वो लगाना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। आपको मालूम ही है कि द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे अपने पास मैकेनिक डीजल और फिटर ट्रेड की भी क्लासेस चलती है। फिटर ट्रेड की हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में, उसके कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट इंट्रोडक्शन और उसके सिलेबस की। अभी बात डीजल मैकेनिक की कर रहे हैं। तो मेरे मित्र आप हमारे साथ जुड़ करके अकेले केवल डीजल मैकेनिक भी पढ़ सकते हो, या फिर आप डीजल मैकेनिक के साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो अपना डीजल मैकेनिक का कोर्स है वो आपका ये है, एएलपी सीबीटी 2 डीजल मैकेनिक, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेंगे, जो मैंने पीडीएफ कस्टमाइजेशन की बात की वो आपका पीडीएफ कस्टमाइजेशन एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लैपटॉप से, मोबाइल से आप किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, कोर्स संबंधी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी मेरे मित्र आप इसमें देखेंगे तो मैकेनिक डीजल के आपके जो ट्रेड इंट्रो है, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, हैंड टूल्स है, इन सभी का, चूंकि मैं जहां पे भी आपको क्लासेस करवाता हूं उन सभी का जो प्रिंटेबल पीडीएफ होते हैं वो मैं जरूर अवेलेबल करा देता हूं, ताकि आप सभी उसको पढ़ पाओ। तो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, और मेरी कोशिश ये है कि इस बार के सिलेबस के थ्रू जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो चैप्टर्स में ऐड करना होगा वो सारी चीजें आपको अपडेटेड मिल जाएगी। क्योंकि आपका ये जो पूरा का पूरा सिलेबस यहां देख रहे हैं मैकेनिक डीजल, ये आपका इसमें करवाया हुआ है, ठीक है। सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, बस इसको क्या करना है सर, बस आप इसको चैप्टर वाइज तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। और मेरे मित्र इसके बाद इसमें आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि आपका पूरा अपडेटेड होगा, फिर आपके जो पीवाईक्यू होंगे वो अपडेटेड होंगे। तो मेरे मित्र कुल मिलाकर के आपकी जो भी समस्या है वो सर इस बैच से खत्म हो जाएगी, अगर आप सभी हमारे साथ जुड़ करके केवल सर डीजल मैकेनिक करना चाहते हैं तो केवल और केवल 499 में कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देना कि अगर आप केवल डीजल ट्रेड ले रहे हो हमारे साथ, अगर आप केवल डीजल ट्रेड ले रहे हो तो अभी आपको प्राइस कितना दिखेगा, प्राइस सर आपको 599 दिखेगा, प्राइस 599 दिखेगा। लेकिन मेरे मित्र ये प्राइस आपके लिए नहीं है, यहां पे आप एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है कोड, तो कोड है आपका कोड है आपका MD 100, ठीक है। डीजल ट्रेड अगर आप केवल ले रहे हैं तो मेरे मित्र आपको प्राइस 599 दिखेगी, लेकिन अगर आप ये कोड इस्तेमाल कर लेंगे तो ये डीजल मैकेनिक ट्रेड जो है आपको केवल ट्रेड कितने की मिल जाएगी, 499 में आपको कंप्लीट ट्रेड विद पीवाईक्यू सॉल्यूशन विद चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। जो भी आपके सिलेबस होंगे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, आपको बहुत ज्यादा पागल बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, आपको केवल वही पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। दूसरी बात कि गुरुजी अगर हम मैकेनिक डीजल के साथ साथ बेसिक साइंस भी करें तो हमारे लिए क्या होगा, क्या हमको अलग से 499 पे करना होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे मित्र हमारे साथ डीजल मैकेनिक और बेसिक साइंस दोनों करना चाहते हैं तो डीजल मैकेनिक और बेसिक साइंस ईडी का कॉम्बो बैच अवेलेबल है। इस कोर्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिक डीजल और मैकेनिक डीजल के पीवाईक्यू, तो ये तीनों चीज अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ मैकेनिक डीजल और बीएससीडी कॉम्बो करना चाहते हैं तो ये आपको केवल और केवल 749 में अवेलेबल हो जाएगा। ये आपको केवल और केवल 749 में अवेलेबल हो जाएगा, और दोनों बैच यानी कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी आपको क्लासेस मिल जाएगी कंप्लीट, और साथ में आपको मैकेनिक डीजल की भी कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी। तो इस बैच को आप 749 में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि डीजल ट्रेड अगर आप केवल पढ़ रहे हैं
तो सर MD100, MD M फॉर मैकेनिक, D फॉर डीजल, MD100 कोड लगा लेना। अगर आप सर डीजल और साथ में BSCD दोनों कॉम्बो करना चाहते हैं, साथ में BSCD कॉम्बो करना चाहते हैं, चूंकि अभी प्राइस आपका 749 है, आप कहेंगे कि गुरुजी बहुत ज्यादा फीस है। मेरे मित्र, ये फीस आपके लिए नहीं रहने वाली है, ठीक है। आप सेम कोड यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, MD100, क्योंकि 2-4 कोड अगर मैं बना दूंगा तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सेम कोड, अगर आप केवल डीजल पढ़ना चाहते हैं तो MD100 इस्तेमाल कर लेना। डीजल और बेसिक साइंस दोनों कॉम्बो करना चाह रहे हैं तो सर यूज कोड MD100 और ये बैच आपको केवल और केवल 749 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैच से संबंधित जानकारी के लिए मेरे मित्र आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9065 970477। तो उम्मीद करते हैं कि मैकेनिक डीजल में आपको क्या पढ़ना है, ये जो एक भ्रम था वो आपको इस सेशन से दूर हो गया होगा। साथ ही उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।